जो रखा गया है इसी डायरी के लिए, इस डायरी को स्थान देने के लिए आशीष जी आपको बहुत धन्यवाद। जय मां जानकी। ये जय मां जानकी मैंने इसलिए कहा है, आप यदि वृंदावन में जाए तो आपको सभी मिलेंगे राधे राधे। नॉर्थ इंडिया में राम राम। क्या हम मैथिल की हम मैथिल अपना मां मैथिली के इज्जत है। हेलो हाय छोड़ी दो, जय मां जानकी कैसे की चीज। हर फोन कॉल पर एक दूसरा से हमारा सबक जहां अभिवादन हुआ है, आई चीज की यदि शुरुआत करी तो मिथिला जे इमर्जिंग मिथिला छै ओकर हम सब पहिल पायदान क्रॉस कर लेंगे। इमर्जिंग मिथिला ये वर्ड जैसे हमारा इधर है कि आई विल सिंग टू इंग्लिश हिंदी एंड ऑल, दिस इज अनदर बिग पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर समिट। यहाँ स्टूडेंट है तो स्टूडेंट आप जानते ही होंगे जो समिट वर्ड होता है वो हाईएस्ट लेवल होता है। जैसे एवरेस्ट समिट, यानी कि पूरी दुनिया में जो सबसे ऊंचा स्थान है एवरेस्ट है, तो एवरेस्ट समिट होता है। कंचनजंगा समिट नहीं होगा। जब दो राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं जो सबसे ऊपर के, उनकी जब मुलाकात होती है तो वो समिट होता है। यदि दो फॉरेन मिनिस्टर मिलेंगे या कोई मिनिस्टर मिलेगा तो वो समिट नहीं होता है। और यहाँ इमर्जिंग मिथिला समिट, तो मुझे इस बात की खुशी है कि जो हाईएस्ट लेवल का की जो ये मीटिंग हो रही है ये समिट है और उसमें आप लोगों ने मुझे बुलाया है। छोटा सा परिचय रखेगा। अजय झा मेरा नाम हुआ, दरभंगा की इसी गलियों में पला पड़ा। आप कौन है बड़ा दरभंगा में कोई कॉस्मेटिक स्कूल, एमएल एकेडमी, साइंस कॉलेज पटना, बीआईटी मेस्टर, और इसके बाद 33 साल के अपने कार्यानुभव में मैं पिछले 25 साल से करीब विदेश में हूं। विदेश से भारत में वापस लाने का जो सबसे बड़ा स्टेट है वो है यहां बैठे हैं मेरे प्रातः स्मरणीय प्रभात भैया। आप सबको बता देते हैं कि मिथिला के कुछ अनसंग हीरोज यहां बैठे हैं और उसमें आज की तारीख में यदि मेरे लिए सबसे बड़ा नाम है तो वो प्रभात भैया, जिनको आप थोड़ी देर में सुन लेना है। और मेरी भाभी भी यहाँ साक्षात सीता, तो इन्होंने भी मिथिला के लिए बहुत किया है। ये लोग अहमदाबाद में रहते हैं, इन्होंने मुझे अपने जो मिथिलांचल का जो आर्ट है, मैं एक्वेडोर गया था, बहुत सारे सफल उतना नहीं हो पाया, मुझे लगता है ऐसा सफलता मिली। और उससे भी ज्यादा मेरी माँ यहाँ बैठी थी, मिसेस बिमला, हो सकता है कुछ लोगों ने नाम सुना होगा। टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के प्रिंसिपल थी, दरभंगा के इंस्पेक्टर्स थे। लोग कहते हैं कि आप लोगों ने मिथिला के लिए क्या किया। 1962 से उन्होंने ज्वाइन किया और 1962 से लेकर 1999 ईस्वी तक जितने भी मिथिला के स्कूल में आप जो भी लेडीज टीचर देखते हैं वो उनके स्टूडेंट हैं। तो ये जो इमर्जिंग मिथिला है ये एक प्रोसेस है। वेकिंग अप मिथिला जो होगा मेरे नजर में, मैं इसको वेकिंग अप कहूंगा। अब मैं क्यों कहूंगा तो मैं अब अपनी डायरी में, तो आप भैया को पता है कि आई ऑलवेज स्पीक इन टेम्पो, आई हैव टू प्रिपेयर फॉर एनीथिंग। लेकिन 3 दिन पहले मैं वियतनाम में था, फिर 3 दिन पहले रात में दिल्ली पटना और यहाँ भी आया। और वियतनाम से जब मैं चल रहा था तो प्रभात भैया को मैंने कहा कि प्रभात भैया जहां पे आप जाओगे वहां तो मुझे जाना ही, चाहे कुछ भी हो जाए। और इनको पता है कि मेरी टिकट बाहर करती है, लेकिन मैंने उसको रिपोर्ट कर दिया। सबसे पहले एक सती थरूर है, थोड़ा टाइम पड़ जाए 2 मिनट को बताइए, जब लंबा हो तो आप लोग प्लीज मुझे क्वेश्चन कीजिए। सती थरूर का आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो यूनाइटेड नेशंस में थे अभी आए। उनका एक बहुत बड़ा एक लाइन है जो बड़ा पॉपुलर है, इफ यू डोंट नो वेयर यू हैव कम फ्रॉम, you will never appreciate
where you are going. यदि आपको ये पता नहीं है कि आपका इतिहास क्या है, आप कहां से आए हैं, आपका मूल क्या है, यदि आप वो नहीं जानते हैं तो आप अपना भविष्य तय नहीं कर सकते। तो आपको अपना भविष्य बनाने के लिए सबसे पहले अपने मूल को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारा जो मूल है मिथिला का, वो आज का नहीं है। ये मिथिला वो धरती है जहां पे वेद रचा गया है। हमारा सनातन धर्म जो है उसका यह गढ़ है। यहाँ पे उपनिषद लिखा गया है। रमन जी हैं, उन्होंने फोन किया था मुझे, अपने आशीष जी के साथी होने चले गए हैं, वो इंसाइक्लोपीडिया है मिथिला का, और उन्होंने बताया मुझे कि 4 उपनिषद में से 2 उपनिषद लिखा गया है। हम उस धरती से, फिर बड़ा स्वाभाविक है जो हमारा परिचय है वो मां जानकी से। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूं, खास करके जो हमारे मैथिली भाई लोग बैठे हैं, शायद सीता से ज्यादा कष्ट किसी बेटी या बहू ने नहीं सहा होगा। क्या क्या नहीं हुआ उनके साथ, उनका नैहर कहीं नजर आया? आप लोगों से पूछ रहा हूं, रामायण में कहीं चर्चा हो सीता हरण हो गया, भैया बेटी की आपकी गई, उनके भी भाई बंधु लोग होंगे, कभी कोई गए? नहीं। हमारी सीता जी को रामचंद्र जी ने छोड़ दिया, थोड़ी को कहने की जो कुछ भी कहानी है उसका हमें नहीं पता। वहां पे कोई उनका नहीं घर वाला गया कि भैया बेटी तुमको ये हुआ है? नहीं। तो जब मैंने कहा ये मर्जी मिथिला नहीं बेटी और मिथिला है, वो इसलिए क्योंकि ये मिथिला आज से नहीं सोच हुई है, ये मिथिला हमारे जानकी के समय से सोच हुई है। और आज जो हम भोग रहे हैं वो इसीलिए भोग रहे हैं क्योंकि वो जागृति नहीं आ पा रही थी, अब वो धीरे धीरे जागृति आ रहा है। दूसरा एग्जाम्पल मैं दूंगा, 4 मार्च 1816 को सुगौली संधि हुई, आप लोग सभी जानते हैं। सुगौली संधि के तहत जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने नेपाल के राजा का शासन, आपको जमवाई जा रही है, मुझे लगता है उस वाले सेटिंग करना है, गाना मस्त करो नहीं करना। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजा के साथ संधि होता है, वो उनसे गढ़वाल का एरिया लेता है, एरिया मिलाया जाता है, और हमारे मिथिला का विभाजन कर दिया जाता है। क्या हमारे मिथिला से कोई आवाज उठी थी? आज हमारे मिथिला के ऊपर आप कह सकते हैं कि 200 साल से, मैं भी मुझे जनकपुर में मौका मिला था इसी तरह के समिट भी आप कह सकते हैं बात करने का, वहां के वाइस प्रेसिडेंट आए हुए थे, और मैंने उनसे यही कहा कि आप 200 साल से आप नेपाली हैं, हम 75 साल से बिहारी हैं। वो जैसा कि अभी मानसून जी बता रहे थे या अपने इंजीनियर साइंटिस्ट साहब कि हम सिर्फ 75 साल से बिहारी हैं, उससे पहले बिहार हमारा परिचय नहीं था, हमारा परिचय मिथिला ही रहा। लेकिन हम हजारों साल से मैथिल थे। जो हमारी मैथिल की आइडेंटिटी है, चाहे वो नेपाल साइड का हो, चाहे हमारे दरभंगा का हो, चाहे सहरसा का हो, चाहे हमारे अमेरिका का हो, ये जो हमारी आइडेंटिटी है, ये हजारों साल से मैथिल की है। और जब तक हम उस आइडेंटिटी के पीछे नहीं, जब तक हम लोग कहते हैं ना, आप ऐसा बता रहे हैं जो वजूद शब्द है, यदि आपने अपना वजूद खो दिया तो आपने सब कुछ खो दिया। जो हमारा वजूद है वो मैथिल का वजूद है। और हमारे मैथिल भाई लोग जो बाहर निकले हैं, वो भी आज मैं इसी समय के बारे में बात करूंगा। या अभी देखते हो कि दिल्ली में बहुत सारे प्रोग्राम हो रहे हैं, अभी अहमदाबाद में बहुत सारा प्रोग्राम हो रहा है, बेंगलोर में मिथिला का बहुत सारा प्रोग्राम हो रहा है। ये जो प्रोग्राम हो रहा है वो बाहर के लोग जो जिनके पास नौकरी है या जो कुछ खा पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनके अंदर गिल्टी कंसाइंस है, कहीं ना कहीं वो अंदर में पूछा होता है कि हमें मिथिला के लिए कुछ करना है, और वो ये प्रोग्राम कर रहे हैं। इससे उनको एक संतुष्टि मिल सकती है कि मिथिला का भला नहीं हो सकता है, मिथिला का यदि भला होगा तो ये आशीष जी जो दरभंगा में कर रहे हैं, इससे होगा यहाँ जो दरभंगा और मैथिल वासियों की जो कुंठा है, वो कुंठा हटाने की मिथिला में भी हो सकता है। और इसलिए इस समिट का महत्व सबसे ज्यादा है। मुझे सबसे ज्यादा खुशी हो रही है आज इस पर्टिकुलर समिट में भाग लेके, क्योंकि हमारे मिथिला आप देखते होंगे कि बता रहे थे कि मैथिल टांग खींचने में हम लोग बड़े तेज हैं, एक दूसरे की हम लोग निंदा ही कर सकते हैं, कभी किसी की कोई प्रशंसा नहीं करेगा, दो मैथिल कभी एक दूसरे का भला नहीं सोचेगा। ये सारी बातें इसलिए है क्योंकि हमारा एक कुंठित दिमाग,
फुलफिल मतलब इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स ये कॉम्प्लेक्स है और इस कॉम्प्लेक्स को ये प्रक्रिया है इसको समाप्त करने की। ये प्रक्रिया तब समाप्त होगी जैसे इमर्जिंग डिजिटल जैसे प्रोग्राम होंगे, तब ये हमारा जो उठा है, जो हमारा इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स है, वो धीरे धीरे खत्म होगा कि हम भी कर सकते हैं, हम भी आगे आ सकते हैं। अब आप लोग कह रहे हो कि बिजनेसमैन है, तो ये बिजनेसमैन ये क्या बातें कर रहे हैं, तो थोड़ा सा बिजनेस की बातें हो जाए जल्दी से। देखिए इस दुनिया को 5 बिजनेस चला रहा है, इसको जल्दी से मैं समझा देता हूं। जो पूरी दुनिया की जो कहानी है वो 5 बिजनेस पे आधारित है और जिसका इस 5 पर कंट्रोल है वो उस दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। नंबर 1 इज एनर्जी। अब आप लोगों ने देखा होगा इराक ईरान वार, अमेरिका वहीं उसका है जहां पे तेल है, ये बेसिकली एनर्जी की लड़ाई है। तो एनर्जी के ऊपर जिसका कैप्चर जिसने किया हुआ है, जिसका कंट्रोल है, वो दुनिया को कंट्रोल करता है। दूसरा जो है वो है डिफेंस, जो आप देख रहे होंगे अभी रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, तो बेचारा यूक्रेन तो भोग रहा है, लेकिन बाकी सबको अपने हथियार को नुमाइश करने का मौका मिल रहा है। तो जिसके पास जो डिफेंस में जो जितना ज्यादा मजबूत है, जैसे डीआरडीओ के साथ बैठे हुए आपको पता है, तो डिफेंस भी जिसका कंट्रोल है डिफेंस मार्केट पे, वो इस दुनिया को चला रहा है। तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरह से समझिए कि जब ये किसान आंदोलन हो रहा था, तो आखिर क्या बात है कि अंबानी के टावर तोड़े जा रहे थे, अडानी का ट्राइपोर्ट तोड़ा जा रहा था। क्यों? वो इसलिए तोड़ा जा रहा था कि जिसके जो लड़ाई इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, और ये जो दुश्मनी है, जो बाहर के लोग जो नहीं चाहते हैं कि भारत तरक्की करे, खासकर वेस्टर्न पावर है, चाइनीज पावर है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी आप जैसे आप जानते हो कि अडानी ने एक इजराइल का एयरपोर्ट खरीदा और उसके बाद से अचानक से अडानी कैसे गिरा आपको जानता है। तो अडानी के पीछे गिरने का जो सबसे बड़ा कारण था वो ये नहीं था कि अडानी ने कोई गड़बड़ किया है, इजराइल का पोर्ट एक इंडियन कैसे खरीद लेगा, और वो भी एक वेस्टर्न पावर हो रहा है भारत, वो रीजन था। और इसकी वजह से ये सारे एक जगह इकट्ठे हो जाता है। तो ये दुनिया को तीसरा जो बिजनेस है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। चौथा जो है वो है टेक्नोलॉजी। और आज जो भारत, और जैसा कि अपने एमपी साहब बता रहे थे कि भारत माता की सब जगह हो रहा है, तो उसका सबसे बड़ा कारण यही इंफॉर्मेशन है। चूंकि भारत आईटी में बहुत आगे बढ़ गया है, इसीलिए भारत की कीमत है। वैसे मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी हम लोग सिर्फ सॉफ्टवेयर में, जिस दिन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इस दोनों में जब भारत का वर्चस्व होगा तब हम रियल पावर होंगे। अभी भी हम लोग एक, आप समझ सकते हैं कि किराना की दुकान खोल के बैठे हैं, अभी भी हम बहुत आगे नहीं है, इसीलिए इसमें भी हमें बहुत काम करना है। और पांचवा जो है वो है मेरा नाम फार्मा। अब मैं आता हूं कि मैं क्या करता हूं। मैं बेस्ड हूं गयाना में, जो कि साउथ अमेरिका का इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। वहां से टेलीकॉम के करीब 28 कंट्री है, मेरा 28 कंट्री में डायरेक्ट बिजनेस है और करीब 7 कंट्री में इनडायरेक्ट बिजनेस साउथ अमेरिका का। तो करीब 34-35 कंट्री हो जाता है जहां पर मेरा डायरेक्ट बिजनेस है। वहां पे अपनी इंडियन कंपनीज और उनके कंपनीज उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, और बात हो रही इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। अब ये फार्मा में जो इंडिया का पावर, इंडिया इज कॉल्ड फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। आप लोगों ने सुना होगा, बहुत बार सुना होगा, इंडिया इज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। आने वाले समय में जो इस फार्मा को कंट्रोल करेगा, जो भारत उसमें आगे बढ़ रहा है, हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो एपीआई का। एपीआई का मतलब जो रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल में हम बहुत पिछड़ते हैं चाइना से, जिस वजह से आज की तारीख में 80% हमें चाइना से इंपोर्ट करना पड़ रहा है। यदि जिससे हम एपीआई, मोदी जी ने एक प्रोग्राम चलाया है और हम लोग धीरे धीरे एपीआई से आगे बढ़ रहे हैं, तो यदि हम उसको भी कंट्रोल कर लेंगे तो फार्मा हमारे कंट्रोल में होगा। और यहाँ पे ये मिथिला और भाग्य, जब मैं एक कंपनी में वहां गया था तो वहां की जितनी भी स्किल्ड वर्कर थे लेबर, सारी बिहारी, खास मिथिला, सुपौल, सहरसा, खगड़िया, इसके साथ जब ये अपना स्किल्ड फोर्स, आप लोगों को मैं बता दूं, वैसे थोड़ा लोग अपने सक्सेस के बारे में बताता है, मैं अपने फेलियर के बारे में बताता हूँ। आप लोग सभी दरभंगा से दुलार यूनिवर्सिटी रही, आप लोग जानते होंगे, वहां मैंने शायद बिहार की सबसे बड़ी फैक्ट्री लगाई थी, बाइक्स पास जो बड़ी कंपनी है, यहाँ रजिस्टर है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ की जो पॉलिटिक्स है, उस समय सोशल मीडिया का एक था भी नहीं, तो आप भैया जैसे लोग हमारी जिंदगी में थे भी नहीं, यदि वो होते तो शायद घटना नहीं घटती। यहाँ पे विकास वैभव एसएसपी हुआ करते थे और हमारी फैक्ट्री के ऊपर अटैक हुआ,
हमारे एक स्टाफ को मार दिया गया और उनसे ये कहा गया कि या तो बिजनेस कर लो या दरभंगा में आके इन चीज़ों से लड़ाई करते रहो। तो उस फैक्ट्री को मैंने कहा दिया। वैसे अपने हिंदुस्तान न्यूज़पेपर ने ये कहा था कि बिहार में बदलने वाली फैक्ट्री होगी, और जैसा कि हिमांशु ने कहा था कि आप तब तक मत फालो जब तक आप ये नहीं पा लेते हो। तो हिमांशु जी, मैं जो मिथिला में कदम रख रहा हूँ इसीलिए रख रहा हूँ कि वो जो एक वीडियो मेरे लाइफ का है कि यहाँ दरभंगा में मैं सबसे बड़ी फैक्ट्री लगाऊंगा और दरभंगा में मैं फार्मा सेंटर और हब में बनाऊंगा, मैं आज भी लगा हुआ हूँ। बस यही सब तो